दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका कंपटीशन बोर्ड के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बारे में। आप सभी जानते हैं कि 18वीं लोकसभा के लिए 19 अप्रैल से 1 जून के बीच चुनाव संपन्न हुए 7 चरणों में, और 4 जून को पूरी काउंटिंग स्टार्ट होती है। लगभग 2 बजे रात तक सब कुछ क्लियर हो पाता है कि इस चुनाव के अंदर किस पार्टी को कितनी सीटें कहां-कहां से प्राप्त हुई हैं। तो अब रिजल्ट हमारे सामने है। साथ ही एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच प्रधानमंत्री की होड़ और बहुमत साबित करने को लेकर के जो जद्दोजहद चल रही है, उसके बीच आखिर 18वीं लोकसभा का किंग मेकर कौन होगा, जो बनाएगा एक नया प्रधानमंत्री, या फिर एनडीए की सरकार के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी अपने तीसरे टर्म के लिए रिपीट करेंगे अपना कार्यकाल। तो इस वीडियो के अंदर आपको लोकसभा चुनाव के नतीजों के बारे में गहन विश्लेषण प्रस्तुत करने के बाद चीजें समझ आएंगी कि आखिर इस लोकसभा के अंदर कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना मत भूलिएगा। साथ ही लोकसभा चुनाव के संबंध में एक और वीडियो हमारा अभी कुछ ही देर में चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों डिस्कशन का प्रारंभ भारतीय आम चुनाव 2024 के बारे में विकिपीडिया पे क्या कुछ इसको लेकर के अपडेट है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों भारतीय आम चुनाव हुआ 2024 में 19 अप्रैल से 1 जून के बीच में, ठीक है। ये 18वीं लोकसभा के लिए सदस्यों का चुनाव कराने के लिए चुनाव निर्धारित था। चुनाव के दौरान दोस्तों 543 सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान संपन्न हुए। ये नतीजे जो है 4 जून 2024 को घोषित किए गए। यह देश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा चुनाव था, जो कि 2019 के भारतीय आम चुनाव को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि ये चला लगभग 44 दिनों तक, जो कि 1951 से 1952 में जो भारतीय आम चुनाव हुए थे उसके बाद ये दूसरा है। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे कर लिए हैं, लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए इस चुनाव में भाग ले रहे हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा सा चुनाव परिणामों पर नजर डालते हैं तो आप समझ लीजिए कि कुल कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि संसदीय सीट अपने यहाँ है, यानी कि लोकसभा सीटों की संख्या है 543, और इन सीटों पर जीतने वाले उम्मीदवारों की क्या स्थिति है देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि 2 अलायंस है। एक है एनडीए अलायंस जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में है, और दूसरा है इंडिया अलायंस जो कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में है। तो आइए दोनों की स्थिति समझते हैं कि इस चुनाव के अंदर किनको कितनी कितनी सीटें प्राप्त हुई। तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें प्राप्त हुई, जो कि बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए होती हैं। लेकिन अब ये जान लीजिए कि एनडीए क्या है। एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक नेतृत्व कर्ता पार्टी के रूप में है। उसके अलावा जैसे शिवसेना, जनता दल, तेदेपा, जदयू, रालोद, जनसेना और हम अपना दल और अन्य 8 पार्टियां शामिल हैं। उसी को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए बोला जाता है। और दूसरी तरफ है इंडिया अलायंस, जिसमें प्रमुख पार्टी आपको मैंने बताया कांग्रेस पार्टी, उसके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, राजद, एनसीपी, झामुमो, आप और अन्य दल भी शामिल हैं। इन दोनों के बीच बात करें तो देखो भाजपा को मिला 240, शिवसेना को 7, जनता दल को 2, तेदेपा को 16, जदयू को 12, रालोद को 2, जनसेना को 2 और हमको 1, अपना दल को 1। तो कुल मिलाकर के एनडीए गठबंधन की सीटें हुई 291, ठीक है। एनडीए गठबंधन को मिला 291। अब उसी तरह से कांग्रेस पार्टी को मिला 100, सपा को मिला 38, तृणमूल को मिला 29, द्रमुक को 22, राजद को 4, और इन सबको इतनी सीटें मिली। कुल मिलाकर के इंडिया अलायंस का हुआ 234 सीटें, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत में नहीं है। इस कारण से इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस के बीच एक कांटे की टक्कर हो रही है कि कहीं बीजेपी को डर है कि जो ये है जदयू पार्टी, जिसने 12 सीटें प्राप्त की, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, और तेदेपा जो कि दक्षिण की एक पार्टी है। यदि ये दोनों पार्टियां इंडिया अलायंस के खेमे में चली जाती हैं तो भारतीय जनता पार्टी अकेले सरकार बनाने में सक्षम नहीं हो पाएगी। तो आगे इस विश्लेषण से थोड़ा सा आपको और चीजें क्लियर होंगी इस चुनाव परिणाम के बारे में। देखिए राजद को परसेंटेज के हिसाब से देखें, यानी कि एनडीए को परसेंटेज के हिसाब से मिला है 45% वोट, इंडिया अलायंस को मिला है 42% वोट,
13% वोट अन्य दलों में विभाजित रहा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से कुछ और फैक्ट्स एंड फिगर्स इस चुनाव के बारे में आपको क्लियर होता दिखेगा। तो राजग को बहुमत, इंडिया साइनिंग, यानी कि एनडीए की जो एनडीए अलायंस है उसको बहुमत मिला, लेकिन इंडिया अलायंस भी शाइनिंग यानी कि उभर करके सामने आया। वही बातें जो मैं आपको जो गणित समझा चुका हूं वही चीजें हैं। नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, राहुल गांधी जी ने कहा क्या कहा, वो सब चीजें यहाँ पर लिखे हैं। आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी जनसत्ता नहीं, इंडियन एक्सप्रेस जो इंग्लिश का अखबार है वो भी यही सब बातें कह रहा है जो मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ। ठीक है, किसको कितनी सीटें मिली यहाँ पर, किसको कितनी क्या कैसे कितना चाहिए, ठीक है, ये सब बताया। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ तुलनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। दैनिक भास्कर अखबार का हमने कुछ क्लिप लिया है जिसके माध्यम से हम 2024, 2019, 2014 और 2009 के अंदर कांग्रेस और बीजेपी की स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। 2019 के मुकाबले 2024 में भाजपा की सीटें 20% घट गई और कांग्रेस की 90% बढ़ गई। इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे 2024 के अंदर। पहले एनडीए और बीजेपी को समझेंगे तो एनडीए को मिला 2024 में 292 सीट, बीजेपी को 240 सीटें, एनडीए को 46% और बीजेपी का 36% वोट शेयर है। ये आप समझिए। अब इंडिया अलायंस को और कांग्रेस को समझिए। इंडिया अलायंस को मिला 233 सीटें, 41% वोट शेयर, और कांग्रेस को मिला 99 सीटों में, ठीक है, 99 सीटें मिली और 21% वोट शेयर हुआ कांग्रेस का। ठीक है, अब इसी तरह से 2019 की स्थिति समझिए तो एनडीए और बीजेपी को, एनडीए को 334 सीटें मिली थी जो कि इस बार काफी कम है, माइनस में गया है। ठीक है, एनडीए अलायंस माइनस में गया है। बीजेपी को 303 सीटें अकेले दम पर बहुमत से भी ज्यादा मिला था। बहुमत के लिए सिर्फ 272 चाहिए, लेकिन 303 सीटें 2019 के चुनाव के अंदर मिली थी और इस बार सिर्फ 240 मिली। तो काफी बड़ा जो है लगभग 63 सीटों का नुकसान बीजेपी को यहाँ पर 2019 के मुकाबले 2024 के अंदर हुआ है। परसेंटेज के मामले में बात करें, इंडिया अलायंस को, एनडीए को 38% वोट मिला था और बीजेपी को 37%, अब की बार 36% मिला जो कि काफी कम है। कांग्रेस का आप देख लेंगे तो कांग्रेस को 19% वोट शेयर मिला था 2019 में, लेकिन इस बार 21% हुआ है, तो 3% बढ़ा है जो कि काफी बड़ी जो है सफलता है कांग्रेस पार्टी के लिए। उसी तरह से 2014 के अंदर, 2009 के अंदर आप चीजों को कंपेयर करके समझ सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। पार्टीवार समझ सकते हैं कि पार्टीवार किन दलों को कितनी सीटें मिली हैं। ठीक है, तो बीजेपी को 240, कांग्रेस को 99, समाजवादी पार्टी को 37, तृणमूल को 29 सीटें जो टीएमसी है, जो ममता बनर्जी वाली पार्टी है, द्रविड़ मुनेत्रम डीएमके को 22 सीटें, तेलुगु देशम को 16, जनता दल को 12, शिवसेना को 9, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 8, शिवसेना एसएचएस को 7 सीटें, लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास है वो 5 सीटें, युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी है 4 सीटें, और राष्ट्रीय जनता दल को 4 सीटें यानी कि लालू प्रसाद यादव वाली आरजेडी पार्टी को सिर्फ 4 सीटें मिली जो कि काफी कम है। उसी तरह से यहाँ पर भी वही सब चीजें दी गई हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए विश्लेषण में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर समझिए कि एनडीए और इंडिया के बीच फाइट कैसी है। एनडीए में 240 बीजेपी को मिलता है, 16 इनको, 12 इनको, ठीक है, तब मिला के टोटल 292 बनता है। और इनको जो है इंडिया अलायंस वालों को कितनी कितनी सीटें मिलती हैं यहाँ पर देखिए। ठीक है, और जो मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री पद को लेकर के गेम कब हो सकता है कि अगर कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस चाहे कि बीजेपी का कोई कैंडिडेट यानी कि वर्तमान प्रधानमंत्री न बने तीसरे कार्यकाल के लिए, तो इन दो चेहरों को आप इधर इनके खाते में डाल दो, मतलब इंडिया अलायंस के खाते में, तो बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनेगी, क्योंकि बीजेपी अकेले दम पे बहुमत साबित नहीं कर पाई है। ठीक है, अब यहाँ पर टीएमसी जो है वो इधर आएगी ही आएगी क्योंकि बीजेपी की धुर विरोधी है, लेकिन एनडीए में टीएमसी शामिल है, तो आप इसको तो माइनस ही कर दीजिए 29 सीटें, और 29 सीटें माइनस चलिए चंद्रबाबू नायडू को आप छोड़ भी दीजिए, तो सिर्फ ममता बनर्जी और 12 सीटें ये लेकर के चले आएंगे, तब भी यहाँ पर कुछ काम बन जाएगा कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों को मिलाने के बाद। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें आपको समझाया गया है
कि नीतीश कुमार और नायडू जो है इमर्ज किए हैं किंग मेकर के रूप में। इन दो लोगों का उदय हुआ है, ठीक है। ये 12 सीटें जीतकर, ये 16 सीटें जीत करके, तो इनके पास टोटल 28 सीटें हैं और 28 सीटें लेकर के अगर ये इंडिया अलायंस में चले जाते हैं तो बीजेपी सरकार बनाने में विफल हो पाएगी। चुनाव में 4 बड़े चेहरे किंग मेकर के रूप में सहायक होंगे, जैसे अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। ये दोनों तो जो है ही हैं, लेकिन ये दोनों बहुत बड़ा वोट पार्टी मतलब सीटें शेयर करते हैं। बहुत बड़ी सीटें अखिलेश के पास 37-38 सीटें हैं और इनके पास 29 सीटें हैं, तो काफी बड़े जो है फैक्टर यहाँ पर साबित होंगे। ये लोग फिलहाल ये दोनों लोग किंग मेकर के रूप में प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसको डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा राज्यवार, क्षेत्रवार और पूरे भारत के अंदर चीजों को समझिए। बीजेपी का जनाधार 2019 के अंदर देखिए पूरे भारत में, और 2024 के अंदर देखिए कहां कहां क्या क्या सिस्टम बना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिएगा, इसको खुद से विश्लेषण कीजिएगा, नहीं तो अगर मैं विश्लेषण करूंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। हम इस क्षेत्र पर थोड़ा सा बात करेंगे। जैसे भारत के उत्तरी क्षेत्र में 8 राज्य हैं और इसमें 125 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा को सिर्फ 59 सीटों पर ही विजय प्राप्त हुई है। पूर्व की तरफ देखेंगे तो 12 राज्य हैं, 142 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 84 सीटें प्राप्त हुई हैं, जो कि काफी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर पूर्वोत्तर की तरफ, पूर्व की तरफ समझ में आ रहा है। मध्य के क्षेत्र में देखेंगे तो 2 राज्य हैं, ठीक है। 2 राज्यों में 40 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा 39 सीटों पर है, जो कि सबसे अच्छा प्रदर्शन मध्य भारत में ही बीजेपी का देखने को मिल रहा है। अगर हम बात पश्चिम की तरफ करें तो 6 राज्य हैं, जिसमें से 103 सीटों में भाजपा 59 सीटों पर काबिज है, यहाँ पर काफी अच्छा है। दक्षिण की तरफ देखेंगे 8 राज्य हैं, जिसमें 132 सीटें हैं, भाजपा 29 सीटों पर काबिज है 2024 में। इसी तरह से 2019 के भी आंकड़े यहाँ पर दिए हुए हैं, आप थोड़ा सा तुलना करके चीजों को समझ सकते हैं, तो इस स्थिति आपको और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ चीजें समझते हैं, कुछ फैक्ट एंड फिगर्स हैं जो कि आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जैसे सबसे कम वोट से जीतने वाले सांसद 2024 में समझिए पहले, रविंद्र दत्ताराम वाइकर मुंबई नॉर्थ सीट से हैं, शिवसेना के उम्मीदवार हैं। 48 वोट से ही सिर्फ इनको विजय प्राप्त हुई। 2019 में ऐसे बीपी सरोज थे मछली शहर से, जो इस बार मछली शहर से प्रिया सरोज सांसद बनी है। ये 181 वोटों से ही 2019 में जीते थे। और थुपस्तान छेवांग लद्दाख से जीते थे भाजपा के उम्मीदवार 2014 में सिर्फ 36 वोटों से। तो ये सबसे कम वोट से जीतने वाले सांसद हैं 2024, 19 और 14 के अंदर। ऐसे ही सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले सांसद आपको यहाँ पर दिखेंगे। 2024 में कौन जीता है तो 11.5 लाख से भी ज्यादा, यानी कि 12.25 लाख के आसपास वोटों से जीते हैं। शंकर लालवानी है, इंदौर से भाजपा के उम्मीदवार हैं, ठीक है। और 2014 की बात करें तो 5.5 यानी 6.25 लाख वोटों के आसपास से जीते थे बीजेपी के उम्मीदवार प्रधानमंत्री मोदी जी। सबसे युवा सांसदों की बात करें तो 2024 में पुष्पेंद्र सरोज और प्रिया सरोज 2 सबसे युवा सांसद बनकर सामने आए हैं। पुष्पेंद्र सरोज कौशाम्बी से सपा की सीट पर लड़े, 25 साल की है। 2019 में चंद्राणी मुर्मू जीती थी, 25 साल की थी। 26 के दुष्यंत चौटाला थे, जो कि 2014 में सांसद बने थे। सबसे बुजुर्ग सांसदों में देख लेंगे 2024 में, डेटा उपलब्ध अभी तक नहीं है। अभी कुछ देर बाद मैं कमेंट बॉक्स में पिन जरूर कर दूंगा, या आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, मैं इसको पिन कर दूंगा। 2019 में सकीउर रहमान बर्क उत्तर प्रदेश में सपा की सीट से 88 साल के उम्मीदवार थे, जीते थे। 2014 में लाल कृष्ण आडवाणी जी 86 वर्ष में सांसद बने थे। 2024 में महिला सांसदों की संख्या घट गई है, तो 2024 में महिला सांसद हैं 75, पुरुष हैं 468। 2019 में 78 और 465 का आंकड़ा था। ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, कुछ चीजें जैसे यहाँ पर जो छूट रही हैं उसको आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ समझने का प्रयास करते हैं कि देश में कुल वोटर कितने हैं, तो 97 करोड़ वोटर हैं। और 2024 में फर्स्ट टाइम वोटर्स कितने बने, 1.8 करोड़। 2019 में बने थे 1.5 करोड़, 2014 में 2.3 करोड़। सबसे ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर 2014 में ही बने थे, लगभग 2.5 करोड़ के आसपास। दोस्तों भाजपा को कितना मिला, 23.59 करोड़ वोट मिला। कांग्रेस को कितना मिला तो 13 करोड़ मिला।
सबसे ज्यादा नोटा वोट किस सीट से प्राप्त हुआ है? तो इंदौर में सबसे ज्यादा इंदौर सीट को 2.18 लाख लोग ऐसे थे जो सभी उम्मीदवारों को सिरे से खारिज कर दिए कि इसमें से कोई हमें पसंद नहीं है, और 2.18 लाख लोगों ने इंदौर सीट पर नोटा का बटन प्रेस किया। अब यहाँ पे कुछ चीजें बीजेपी को लेकर के आप देखेंगे। बीजेपी ग्रिप लूजेस इन वेस्ट एंड नॉर्थ एरिया में भारत के अंदर बीजेपी ने जो अपनी पकड़ थी वो कमजोर होती दिख रही है। यहाँ पर कुछ चीजें हिंदू हार्टलैंड, नॉन हिंदू, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ये आंकड़ा थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। रूरल एरिया के वोटर्स में जो है बीजेपी का क्रेज और इंडिया अलायंस का क्रेज काफी डाउन दिखा, जबकि इंडिया अलायंस वहीं पर काफी ज्यादा उभर कर सामने आया। इंडिया स्ट्राइक्स इट रिच इन एससीसी, जो अनुसूचित जाति की सीटें थी उसमें इंडिया अलायंस काफी उभर कर सामने आया और लगभग सीटें वो जीतने में कामयाब रहे। और कुछ थ्रिल्स हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मोटा मोटी मैंने परिणाम के बारे में डिस्कस की, एक विश्लेषण भी प्रस्तुत किया कि आप बीजेपी और कांग्रेस में और अन्य दलों में एक तुलना कर सकते हैं, जिससे आपको पिछले टाइम से उनका प्रोग्रेस जो है पता चल पाए। साथ ही अभी तक आपको कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी कि आखिर कौन सी पार्टी के लोग कहां जाएं तो कौन प्रधानमंत्री बन सकता है। तो इस विश्लेषण के अंदर दोस्तों शॉर्ट वे में मैंने काफी कुछ डिस्कस करने की कोशिश की। यदि दोस्तों और आप कुछ लोकसभा चुनाव के अंदर की अपडेट देखना चाहते हैं, जैसे कि एक वीडियो इसके बाद और अपलोड होगा इस चैनल पर, जिसमें हम उत्तर प्रदेश को विशेष तौर पर कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी क्यों कमजोर पड़ी, साथ ही समाजवादी पार्टी 37-38 सीटें क्यों जीत पाई उत्तर प्रदेश के अंदर, आखिर ऐसे क्या मुद्दे वो लेकर के आई, और इंडिया अलायंस 43-44 सीटें क्यों उत्तर प्रदेश के अंदर जीत सका। साथ ही दलित राजनीति के अंदर एक महत्वपूर्ण चेंज आया है, जिसमें नगीना सीट से आपको चंद्रशेखर आजाद रावण, जो कि आंदोलन से उभरे हुए व्यक्ति हैं, वो जीत करके सामने आते दिख रहे हैं। उनकी खुद की पार्टी है आजाद समाज पार्टी, उसकी टिकट पर वो जो है एक उम्मीदवार के तौर पर नगीना सीट से कंस्टेंट किए। तो वो उनका जीतना भारतीय राजनीति में बीएसपी के जो है डिक्लाइन को किस तरह से प्रदर्शित करता है, इन सभी चीजों को लेकर के एक वीडियो आपके सामने मैं बहुत जल्दी प्रस्तुत करने वाला हूं। इस वीडियो को ढेर सारा शेयर कीजिए, अपना प्यार दीजिए और इंतजार कीजिए, नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए बहुत जल्द लेकर आने वाला हूं। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच, नमस्कार।